स्पिरिचुअल रूट वाले मुझ गरीब को मेरी मंगेतर ने धक्के मारकर रिजेक्ट कर दिया था। शादी तो हो गई, पर किसी साले को नहीं पता कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है। गोल्डन कोर रेल्म वाली उस मंगेतर को एक ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि वो सीधे जमीन पर आ गिरेगी। मेरी मर्जी भाई। जब मैं अपनी 7वीं सास का गुस्सा झेलने को तैयार था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद पलटकर इसे संभाल लेंगी। मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब तुम नहीं चाहती कि भाई मुंह तुम्हारे पति बने, तो अब से तुम उन्हें पापा बोलोगी, क्योंकि सुमुकिंग पुरानी यादों के साथ रिबॉर्न हुई थी। सालों बाद वो इसी हफ्ते दरबार में वापस आई थी। एम्प्रेस ने रीजेंट यानी सुमुकिंग को तो क्विंग को धोखा दिया। 3 मास्टर्स ने उसे घेरा और आखिर में उसे सिर्फ नफरत और मौत मिली। लेकिन मौत के मुंह थीम से वापस आकर रिबॉर्न होते ही उसने गलती से पेट हस्बैंड सिस्टम एक्टिवेट कर लिया, जिससे पति को लाड लड़ाने पर बम पर रिवॉर्ड मिलता है। और भले ही मैं बिना किसी स्पिरिचुअल रूट के बस एक अदना सा मॉर्टल हूँ, पर मेरे पास एक स्पेशल एट्रीब्यूट पैनल है जो हर दिन मेरी फिजिक को ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ा देता है। पूरे 18 साल की इस तपस्या के बाद मेरी अकेले की फिजिकल स्ट्रेंथ एक गोल्डन कोर रेलम के कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा हो चुकी है। सो मुकिंग ने अपने सामने तैरती हुई उस लाइट कर्टेन को देखा और फिर हॉल में खड़े मुझ जैसे एकदम कड़क और लंबे चौड़े नौजवान को देखकर उसे अचानक थोड़ा सिरदर्द होने लगा। आखिर वो ग्रेट जो एम्पायर की दबंग रीजेंट जो थी, जिसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके थे, मेरी बगल में खड़ी मेरी माँ लू झाओ हुआ, जो कब से अपने गुस्से को दबाए बैठी थी, वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मिस्सू, ये शादी खुद रीजेंट महाराज और उनके 5वें पति ने तय की थी। फिर आज आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर वो पछता भी रही थी तो उन्हें अच्छे से पता था कि रीजेंट सुमुकिंग सच में इस शादी को लात मार सकती है। हमारा जैनबेई मार्किस मेंशन उसका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि जैनबेई के राजा तो कब के परलोक से धार चुके हैं। सालों से हमारे मेंशन का बस एक खोखला नाम बचा है, और उनका बेटा यानी मैं। क्योंकि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं था, तो फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेशन के दौरान मेरा सब कबाड़ा हो गया था। इस हालत में मैं जैनबेई का टाइटल भी नहीं ले सकता था। यह सुनकर सुमुकिंग ने मेरी तरफ बड़े गहरे मतलब से देखा। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर वो तुरंत लू झाओ हुआ की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम मू, जब मेरी छोटी बेटी ही राजी नहीं है तो ये शादी यहीं खत्म समझो। मेरी माँ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। सो फैमिली हेड, ये शादी तो आपकी अपनी रजामंदी से तय हुई थी, फिर इतनी आसानी से आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं? मैंने भी ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा और अपनी आंखों को सिकोड़कर थोड़ा किलिंग इंटेंट दिखाया। मेरी और मेरी माँ की इस हालत को देखकर सु लुओली का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो सोचने लगी कि उसकी माँ कितनी समझदार है। उसके गाल पर जो थप्पड़ का निशान था, वो भी वाइटल एसेंस ट्रांसफर करने के बाद काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसने बड़े घमंड से मेरी तरफ देखा और फिर वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उठाकर उसे फाड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक सुमुकिंग चिल्लाई, रुको! सुमुकिंग खड़ी हुई और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका शाही रोब जमीन को छू रहा था। उसकी आंखों में गजब का रौब था। मेरी आंखें भी घूमी। साला, ये औरत अब क्या नया नाटक करने वाली है? सच कहूं तो सु लुओली की यह एडैप्टिव माँ उससे कहीं ज्यादा कड़क और गजब की खूबसूरत थी। वो ग्रेट जो की एक जीती जागती लीजेंड थी, जिसने एम्प्रेस जो किंगली की गद्दी बचाने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। अब जब इस एम्पायर की सबसे बड़ी महारथी ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर ही लिया था, तो मेरी नजरें भी उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ताड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। उसे लगा होगा कि मैं कोई बदतमीज आदमी हूँ, लेकिन सुमुकिंग को इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। मैंने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मेरा मतलब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रीजेंट साहिबा ऐसा पैंतरा बदलेंगी। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। मुझे उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। मैं बेफिक्री से मुस्कुराया। जबरदस्ती का लड्डू मीठा नहीं होता। जब मिस सू को मैं पसंद ही नहीं, तो मैं भी उनके पीछे नहीं भागने वाला। चलो निकलो यहाँ से। ये देख सु लुओली के चेहरे पर भयंकर गुस्सा आ गया, पर सु मुकिंग ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली। उस एक लुक से सु लुओली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो अपने शब्द निकल गई। मैंने बात आगे बढ़ाई। ये डील सु फैमिली हेड और मेरे पिता के बीच हुई थी। अब अगर आप मुकर रही हैं, तो मेरे जैनबेई मार्किस मेंशन की इज्जत का क्या? क्या अभी जो तमाशा हुआ वो काफी नहीं था? इससे पहले कि मैं अपनी कोई शर्त रखता, सु मुकिंग ने अपना हाथ उठाकर मुझे बीच में ही टोक दिया। वो बोली, ये शादी मेरे और जैनबेई हो के बीच तय हुई थी। अगर उस वक्त उन्होंने मेरी जान न बचाई होती, तो मैं कब की यमराज के पास पहुंच चुकी होती। अब जबकि मार्किस इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरूंगी। अपने वादे को निभाने के लिए वो घूमी और सुबवीट लुओली के हाथ से झटके से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया
और सबके सामने उसे बीच से फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। मेरे उलझे हुए चेहरे को देखकर वो बोली, अगर तुम इस लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो हम बस अपनी दुल्हन बदल देते हैं। यह सुनते ही सु मुकिंग की बाकी 2 एडेप्टेड बेटियां सु रुवोयाओ और सु युकिंग दोनों के तोते उड़ गए और वे बुरी तरह घबरा गई। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब इस कचरे को झेलने की बारी उनकी आ गई है क्या। अगर इनमें से किसी ने मुझसे शादी कर ली तो वो पूरे इंपीरियल सिटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। मैंने इस पूरे तमाशे को ठंडी नजरों से देखा और धीरे से हंस पड़ा। अबे तुमने मुझे क्या समझ रखा है? यह भाई मुंह कोई बिकाऊ माल है क्या? शादी का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई सब्जी जो जब मन किया बदल दिया? यह सुनकर सुलवोली का पारा फिर चढ़ गया। ओए ज्यादा हवा में मत उड़। मेरी दोनों बहनों के आशिकों की लाइन खड़ी है जो तुमसे 10 गुना बेहतर है और तुम अभी भी नखरे दिखा रहे हो। उसे लगा कि अब पलड़ा उसके हाथ में है। वैसे भी इस नए कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था, पर सु मुकिंग ने बस एक नजर सब पर दौड़ाई। उनके उतरते हुए चेहरों को देखकर वो हल्की सी मुस्कुराई। तुम सब फालतू में टेंशन मत लो। जब उसने ये बात कही तो हॉल में सन्नाटा छा गया और सब भौचक्के रह गए। अगले ही पल सु मुकिंग मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें अचानक बहुत गहरी और सीरियस हो गई। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, ठीक 3 दिन बाद मैं सु मुकिंग खुद तुमसे शादी करूंगी। सु लुओली की चीख से पूरा हॉल गूंज उठा और बाकी सब भी शौक में उस रीजेंट को घूरने लगे। भाई कसम से मैं खुद पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। मेरा दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया कि साला इस ड्रामे में ये क्या उलटफेर हो गया। कहानी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी ना। नॉर्मल स्टोरी के हिसाब से तो मुझे अपनी तगड़ी फिजिकल बॉडी के दम पर सु मेंशन में कदर मचाना था और फिर अपनी धाक जमानी थी और फिर सीधे किंग बनने का सफर शुरू होना था। खैर मैंने खुद को संभाला और मेरा चेहरा एकदम सीरियस हो गया। सो फैमिली हेड, मैंने सही सुना ना? अब सच में मुझसे शादी करना चाहती हैं? सु मुकिंग ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और गहरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, सु मुकिंग कभी मजाक नहीं करती। क्यों योंग यंग मास्टर मू, आपको लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांत रहकर उसे देखता रहा। तो उसने बात आगे बढ़ाई। भले ही मेरी 5 बेटियां हैं पर वे सब एडेप्टेड हैं। मैं सु मुकिंग आज तक कुंवारी हूं, मेरा कभी कोई मर्द नहीं रहा। मैं एक कल्टीवेटर हूं और मेरी लंबी उम्र के सामने ये उम्र तो बस अमृता की राह में एक मामूली सा नंबर है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत क्या खिचड़ी पका रही है, इसलिए मैं बस हंस पड़ा। मैंने सो फैमिली हेड को रिजेक्ट करने का मन बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, सुनो रीजेंट साहिबा, मैं तो ठहरा एक मामूली मोर्टल। मुझसे शादी करके बाजार में आपकी थू थू होगी, लेकिन सो मुकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे इन फालतू बातों की परवाह नहीं है। मैंने कब से लोगों की सुननी शुरू कर दी। इतना बोलकर वो बिना किसी झिझक के मुड़ी और सीधे अपनी मेन सीट की तरफ पड़ गई और हाथ के एक इशारा से अनाउंस किया, बात खत्म, ये शादी तय है। 3 दिन बाद होने वाली ग्रैंड वेडिंग की तैयारियां शुरू करो। ठीक इसी वक्त उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने भाई मुंह को जलील होने से बचा लिया और सो फैमिली से उनके डिवोर्स की किस्मत को बदल दिया है। पहला टास्क पूरा होने की खुशी में आपका रिवॉर्ड तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है। पल भर में सो मुकिंग की पूरी बॉडी में एक गर्म लहर दौड़ी जिससे उसकी पावर अचानक बढ़ गई और उसने सीधे नेक्स्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया। साला ये सिस्टम तो एकदम असली निकला। पहले तो वो सोच रही थी कि कहीं ये पूरा सिस्टम कोई प्रैंक तो नहीं है जिसे मजाक समझकर टाला जा सके, पर खुद एक्सपीरियंस करने के बाद और पुराने मुंह युआनशान के साथ किए वादे को याद कर उसका इरादा और भी पक्का हो गया। जब उसने यह सब मजबूती से सोचा तो उसके सामने उन दुश्मनों के चेहरे आ गए जिन्होंने उसे पिछली जिंदगी में धोखा दिया था, खासकर वो धोखेबाज एम्प्रेस और उसके साथी। उसके दिल में उस एम्प्रेस और बाकियों के लिए भयंकर किलिंग इंटेंट जाग उठा। तुम सब धोखेबाजों जिन्होंने मिलकर मुझे घेरा था, सबका नंबर आएगा। तभी अचानक सुलवोली पागलों की तरह आगे आई। मम्मी, क्या आपका दिमाग सटक गया है? आप कैसे शादी कर सकती हैं एक ऐसे कचरे से? इससे हमारा सुतुरु खानदान पूरे तियान युआन सिटी में थू थू का कारण बन जाएगा। यह सुनकर बिना कुछ बोले सु मुकिंग की आंखें एकदम बर्फ जैसी जम गई। लुओली, अपनी जुबान को लगाम दो। आज से भाई मुंह तुम्हारे होने वाले पापा हैं। अगली बार जब बात करोगी तो उन्हें पापा कहकर बुलाओगी, समझी? इस बार तुम्हारी बदतमीजी को मैं छोड़ रही हूँ, पर अगर अगली बार अपने पापा की बेइज्जती की तो सीधे फैमिली लॉ से तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। सु लुओली यह सुनकर एकदम सन्न रह गई। वो सोचने लगी कि साला ये लड़का तो मुझसे भी 2 साल छोटा है, पर अपनी माँ की सुलगती आंखें देखकर
लुओली को मजबूरी में अपना मुंह बंद करना पड़ा, पर मुझे अपना बाप मानना वो तो उसके जीते जी नामुमकिन था। सो मुकिंग ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और शौक में खड़ी मेरी माँ की तरफ बड़े अदब से मुड़ी। सासू माँ, आपकी बहू कल सुबह ही शादी का सारा शगुन और दहेज आपके घर भिजवा देगी। भले ही टाइम कम है, पर मेरी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात सुनते ही मेरी माँ लू झाओ का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। साला, खुद देश की रीजेंट उनकी बहू बनने को तैयार थी। उन्हें लगा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। मैंने अपनी माँ को ढांढस बंधाया। माँ, जब रीजेंट साहिबा खुद मुझ जैसे आम इंसान से शादी करने को बेताब है, तो मैं क्यों मना करूं? लेकिन अगर इन्हें मुझसे ब्याह रचाना है तो मेरी 3 शर्तें हैं जो सो फैमिली को माननी ही पड़ेंगी। पहली शर्त, भले ही आप रीजेंट हो, पर घर में मेरा सिक्का चलेगा। दूसरी बात, मेरी माँ को सु खानदान में सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और आप अपने ईगो या स्टेटस के चक्कर में कभी उनकी बेइज्जती नहीं करेंगी। फिर मैं उसके थोड़ा और पास गया और सीधे उसके कान के पास फुसफुसाया। तीसरी बात, तुम्हें सबके सामने यह कबूल करना होगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हो और मुझसे भीख मांग रही हो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसा एक मोर्टल देश की रीजेंट के सामने ऐसी औकात दिखाने वाली शर्त रखेगा। सो लुओली और उसके चारों भाई बहन तो ऐसे सन्न हुए कि मुझे गाली देना तक भूल गए। पर जल्द ही सुलुओली के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। वो खुश होने लगी कि मैंने खुद ही ऐसी बकवास शर्त रखकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे लगा कि अब मेरा पत्ता कटना तय है और अब मुझे पता चलेगा कि एक रीजेंट का गुस्सा क्या होता है। मेरी माँ लू झाओ हुआ भी हड़बड़ाकर खड़ी हुई और घबराते हुए सु फैमिली से सफाई देने लगी। अरे सु हेड, मेरा बेटा बस मजाक कर रहा है, इसकी बात को दिल पर मत लीजिए। पर मैंने तुरंत अपनी माँ को बीच में ही टोक दिया। नहीं माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये तीनों पॉइंट्स अगर रीजेंट साहिबा को मंजूर नहीं है तो ये शादी यहीं कैंसिल। और हाँ, शादी तोड़ने के हर्जाने के तौर पर मेरे मेंटल ट्रॉमा और इज्जत के नुकसान के बदले सु कामना के लिए सु फैमिली को मुआवजा देना होगा। कम से कम 1000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और कुछ थर्ड ऑर्डर की दवाइयां तो देनी ही पड़ेंगी। मैंने जानबूझकर यह बातें सु मुकिंग के कान के पास फूंक मारते हुए कही और फिर धीरे से पीछे हट गया। सु मुकिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदले, पर सिस्टम के रिवॉर्ड के चक्कर में उसने अपने दिल को समझाया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक मोर्टल से शादी कर रही है, क्योंकि मैं कल्टीवेशन तो कर नहीं सकता था। उसकी लंबी उम्र के सामने मेरी लाइफ छोटी थी। बस थोड़े बहुत हस्बैंड वाइफ वाले फर्ज ही तो निभाने थे। वैसे भी वो कोई डुअल कल्टीवेशन तो करने नहीं वाली थी जिससे उसे कोई नुकसान हो। कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे कई लोग थे, इसलिए सु मुकिंग को कोई एतराज नहीं था। पर मेरी यह बदतमीजी वाकई हद पार करने वाली थी, मानो मैं उसे उकसा रहा हूं। लेकिन जब सु मुकिंग ने देखा कि मैं बिना किसी डर के सीना ताने खड़ा हूं तो उसे गेम समझ आ गया। वो समझ गई कि यह साला जानबूझकर ऐसी वाहियात बातें कर रहा है ताकि वो खुद ही शादी के लिए मना कर दे। सु मुकिंग एकदम खामोश रही तो मैंने आग में थोड़ा और घी डालने का फैसला किया। क्या हुआ रीजेंट साहिबा, क्या आपकी हवा निकल गई है शर्तें सुनकर? अगर ऐसा है तो हमारी शादी यहीं खत्म। भले ही मुझे नहीं पता था कि वो क्या गेम खेल रही है, पर सीधा मना करना ही बेस्ट था। लेकिन सो मुकिंग मुस्कुराई और एक कदम आगे बढ़कर मेरी चौकन्नी नजरों के सामने अपनी उंगली उठाई और मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए बोली, मेरे होने वाले पतिदेव बड़े उतावले हैं, पर किसने कहा कि मुझे मंजूर नहीं है? आपकी यह छोटी सी डिमांड पूरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो मेरा जो कुछ भी है वो सब आपका ही तो होगा। और सासू माँ की सेवा करना तो एक अच्छी बहू का परम कर्तव्य है। रही बात सबके सामने यह भीख मांगने की कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे प्यारे पतिदेव, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। अगर इस जन्म में आप मेरे न हुए तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। साला, यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। खेल खत्म। ये औरत तो मीठी बातों की उस्ताद निकली। अपने होने वाले पति को रिझाने के चक्कर में जैसे ही उसने मेरे दिल के तार छेड़े, उसे फिर से सिस्टम से एक तगड़ा रिवॉर्ड मिला और उसकी बॉडी में पावर दौड़ी। जो कल्टीवेशन उसने अभी अभी हासिल किया था वो एक लेवल और ऊपर कूद गया। उसकी आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि जब तक वो मेरे दिल को ऐसे ही धड़काती रहेगी तब तक बिना किसी रुकावट के भी उसे बम पर रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। सु मुकिंग ने कुछ देर मुझे घूरा। उसकी नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं अब उसके लिए कोई कचरा नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जैकपॉट था।
तो पतिदेव, अब तो आप मुझसे शादी करने से मना नहीं करेंगे ना? इस मीठे नाटक के बाद सू मुकिंग की आवाज एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट हो गई थी। उसने आगे बढ़कर सीधे मेरी कमर में हाथ डाल दिया और अपना चेहरा मेरी छाती से सटा दिया। मैंने जोर से सूखी खांसी खांसी, साला ऐसा हुस्न का जादू कौन बर्दाश्त कर सकता है? यह औरत तो सीधे मेरे कैरेक्टर का टेस्ट ले रही थी। मैंने कहा, खैर, जब रीजेंट साहिबा मेरी तीनों शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो मैं भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन यह 3 दिन का समय बहुत कम है शादी की तैयारी के लिए। चलो डेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और शादी ठीक 1 साल बाद रखेंगे। पर सू मुकिंग इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसके सिस्टम की एक और बड़ी टेढ़ी कंडीशन थी। उसे 1 महीने के अंदर मेरे फेवरेबिलिटी स्कोर को पॉजिटिव में लाना था। जब उसने पहली बार मेरा स्कोर देखा था तो वो -9,90,000 था। अगर वो लेट करती तो सिस्टम उसे ऐसी सजा देता कि वो एम्प्रेस से रिवेंज लेना तो दूर, खुद जिंदा भी नहीं बच पाती। मेरे दिल में थोड़ी खुशी हुई कि ये औरत इतनी उतावली क्यों है। साला, दाल में कुछ काला है। उसकी इस हड़बड़ाहट को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसके दिमाग में कोई ना कोई गेम चल रहा है। एक रीजेंट होकर इतनी जल्दबाजी में शादी करना मजाक बन जाएगा। अगर आप मुझे एक आलीशान शादी नहीं दे सकती तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। सू मुकिंग ने यह सुन अपनी भौहें सिकोड़ी, पर फिर भी मुझे मक्खन लगाते हुए बोली, ठीक है, अगर मेरे पतिदेव यही चाहते हैं तो हम पहले सगाई कर लेते हैं और शादी 1 साल बाद करेंगे। मुझे यह कतई मंजूर नहीं है। इससे पहले कि सू मुकिंग कुछ बोलती, सू लुओली अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके नाखून गुस्से से उसकी हथेलियों में धंस रहे थे। लुओली चिल्लाई, मैं यह शादी कैंसिल नहीं होने दूंगी। यह देख सू मुकिंग ने अपनी आंखें छोटी की। क्यों? अभी तो तुम चीख चीख कर कह रही थी कि तुम्हें मेरा यह होने वाला पति फूटी आंख नहीं सुहाता। क्या मती मारी गई है तुम्हारी? सो लुओली को अचानक लगा कि मुझ जैसे बिना टैलेंट वाले मोटल के पीछे छुपी असली कहानी कुछ और ही है। अब उसे समझ आया कि आखिर क्यों देश की इतनी बड़ी रीजेंट सू मुकिंग मेरे सामने ऐसे शादी की भीख मांग रही थी। मुझे लगा कि यह औरत 1 कदम पीछे 2 कदम आगे वाला गेम खेल रही है। पहले उसने सू लुओली को शादी तोड़ने दी और फिर खुद मैदान में कूद गई। सू लुओली इस डर से कि कहीं मैं उसका सौतेला बाप न बन जाऊं, अपने दांत पीसकर अपनी बात से मुकर गई। जब मुझे लगा कि मैंने सू मुकिंग का पूरा प्लान डिकोड कर लिया है, तब वो अचानक धीमे से हंसी और उसने अपनी पावर का एक छोटा सा झटका सू लुओली की तरफ फेंका। तो मेरी प्यारी बेटी, अब तुम अपनी ही माँ से मदद की भीख मांगते हुए मेरा मर्द छीनोगी? यह सुनते ही सू लुओली को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। मेरी यह मजाल नहीं, पर अगर बाहर वालों को पता चला कि आपने एक कचरे से ब्याह रचा लिया है तो हमारा पूरा सू खानदान। इससे पहले कि सू लुओली अपनी बकवास पूरी करती, सू मुकिंग ने खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ मारने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और वहां बुत बनी खड़ी सू रुओयाओ को हुक्म दिया, जाओ घोड़े लेकर आओ, आज इसे फैमिली लॉ चखाते हैं। सू लुओली अपना गाल सहलाते हुए रोने लगी। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इस बेइज्जती को हजम नहीं कर पा रही। बेचारी सू रुओयाओ ने अपनी बड़ी बहन को एक बेबसी भरी नजर से देखा और हॉल से बाहर चली गई। कुछ ही देर में सू रुओयाओ वापस आई और उसने सू मुकिंग के हाथ में एक एकदम काला चमचमाता कोड़ा थमा दिया, जिस पर अजीब सी नीली आग की लपटें चमक रही थी। सू मुकिंग गरज कर बोली, तूने बार बार हमारे होने वाले घर के मालिक की बेइज्जती की है, और दूसरी बात, तेरी वो गिद्ध जैसी नजरें मेरे इस प्यारे मर्द पर टिकी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। साला, क्या बकवास है, अभी से मुझे अपना मर्द मान लिया? मैंने तो सोचा था कि यह सिर्फ एक चाल है, पर यह सू मुकिंग तो इस गेम को बड़े सीरियसली खेल रही थी। तभी अचानक बाहर से सू मेंशन के हाउसकीपर की जोरदार आवाज आई, मालिक, ली फैमिली के यंग मास्टर बाहर खड़े मिलने की भीख मांग रहे हैं। इस अचानक आई आवाज से पूरे हॉल का माहौल एकदम सीरियस हो गया। हवा में सन्नाटा छा गया। सू मुकिंग ने कुछ पल सोचा और फिर ठंडी आवाज में कहा, उसे अंदर भेजो। कुछ ही देर बाद महंगे कपड़ों में लपेटा हुआ एक अकड़ू नौजवान हॉल में स्टाइल से दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स चल रहे थे, जिनका सांस लेने का तरीका ही डरावना था। यह साला और कोई नहीं, मिनिस्ट्री के बड़े अफसर का बेटा ली शुआन श्याओ था। और हाँ, यह मेरी मंगेतर सू लुओली का सबसे चहेता आशिक भी था। छोटा मुंह बड़ी बात, रीजेंट साहिबा को मेरा प्रणाम।
उसने पूरे हॉल में नजरें दौड़ाई और फिर उसकी सुलगती नजरें मुझ पर टिकी। मुझे देखते ही साले के चेहरे पर एक गंदी और हिकारत भरी मुस्कान आ गई। वो मुझे नीचा दिखाकर तुरंत अपनी ठरकी नजरों से सुलवोली को ताड़ने लगा। सुमुकिंग अपने कोड़े के काले किनारे को सहलाते हुए एकदम ठंडे सुर में बोली, यंग मास्टर ली, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ली शुआन श्याओ थोड़ा मुस्कुराया और अपनी सुलगती आंखों से सु लुओली को घूरते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी जान सु लुओली के लिए आया हूँ। मैं आज पूरे होशो हवास में मिस सू का हाथ मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही ये लफ्ज उसके मुंह से निकले, पूरे हॉल का माहौल एकदम अजीब और सस्पेंस से भर गया। सु लुओली की उंगलियां डर के मारे अपने कपड़ों को खींचने लगी। उसकी आंखें इधर उधर डोल रही थी और वो अपनी माँ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने मजे लेते हुए अपने होठों को सिकोड़ा। साला, ये आइटम एकदम सही टाइम पर एंट्री मारा है। अगर मैंने आज इसकी बलि चढ़ाकर अपना फायदा नहीं उठाया तो इसकी इतनी दूर चलकर आने की मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक इसी वक्त सुमुकिंग अपनी सीट से धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज एकदम कंपी छुड़ाने वाली ठंडी थी। यंग मास्टर ली, क्या तुम्हें पता नहीं कि लुओली की सगाई पहले ही हो चुकी है? ली शुआन श्याओ ने हवा में एक ठहाका मारा। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ हिकारत भरी हुई थी। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, मुझे अच्छे से पता है कि यह भाई मुंह सिर्फ एक नंबर का कचरा है। इसकी क्या औकात जो मिस सू का पति बने। वैसे भी आज मुंह फैमिली खुद इस शादी को लात मारने आई थी ना। इससे पहले कि सुमुकिंग साले का जबड़ा तोड़ती, मैं खुद एक कदम आगे बढ़ गया। ओए ढक्कन, तेरा नाम ही ली शुआन श्याओ है क्या? वो जो मिनिस्ट्री के बड़े बाबू का बेटा है। ली शुआन श्याओ ने मुझे घूरते हुए कहा, क्यों बे भिखारी, कान से बहरा है क्या तू? या तुझे मेरा रौबदार इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया? मैंने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कमीनी मुस्कान दी। अरे नहीं भाई, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था ताकि थोड़ी देर में जब मैं हड्डियां तोड़ूं तो किसी गलत आदमी की ना टूट जाए। यह सुन ली शुआन श्याओ को लगा जैसे किसी ने कोई झोंक मार दिया हो। वो कुछ पल के लिए सन्न रहा, फिर ठहाका मारकर बोला, अबे ओए भीख मांगे, तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मारेगा? जैसे ही उसने अपनी बकवास बंद की, ली शुआन श्याओ के शरीर से भयंकर गोल्डन कोर रेल्म का प्रेशर निकला और सीधे मुझ पर हावी होने लगा। उसके पीछे खड़े वे दोनों बॉडीगार्ड्स भी एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने भी मिड गोल्डन कोर स्टेज का खौफनाक प्रेशर रिलीज किया। यह नजारा देख सु लुओली के चेहरे पर एक गंदी सी खुशी दौड़ गई। उसे लगा कि जो लड़का इतनी देर से जुबान लड़ा रहा था, उसकी हेकड़ी अब ठंडी हो जाएगी। पर साला, अगले ही सेकंड एक ऐसा करारा चांटा गूंजा कि सु लुओली का दिमाग घूम गया। मैंने घूमकर एक ऐसा तमाचा ली शुआन श्याओ के मुंह पर जड़ा कि उसके होश उड़ गए। ये गजब का शॉट देखकर मेन सीट पर बैठी सुमुकिंग की आंखों में मेरे लिए थोड़ी इज्जत और तारीफ चमक उठी। वो सोचने लगी कि भले ही मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, पर मेरे अंदर जो जिगरा है वो किसी शेर से कम नहीं। सच ही कहा है, सुनी सुनाई बातें हमेशा बकवास होती है, आखिर अपनी आंखों देखी ही सच होती है। वहीं मेरी माँ लू छाव हुआ बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने अपना मुंह तो खोला, पर डर के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। उन्हें अपने बेटे यानी मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं जो करूंगा सही करूंगा, पर सामने वाला मिनिस्ट्री का लाडला बेटा था। उसे ऐसे सरेआम कूटना कोई मामूली बात नहीं थी। ली शुआन श्याओ अपना गाल सहलाते हुए आखिरकार शौक से बाहर आया। उसकी आंखों में भयंकर खून उतर आया था। साले मुंह, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। उसके पीछे खड़े दोनों गुंडे तुरंत मेरी तरफ झपटने के लिए आगे बढ़े। उनकी पावर का भयंकर प्रेशर चारों तरफ फैल गया, पर ली शुआन श्याओ पूरी तरह पागल नहीं हुआ था। उसने हाथ उठाकर अपने दोनों गार्ड्स को रोक दिया। उसने सोचा कि यह रीजेंट का मेंशन है, यहाँ खून खराबा करना मुसीबत को बुलावा देना होगा। उसने तुरंत पैंतरा बदला और सुमुकिंग की तरफ हाथ जोड़कर बोला, रीजेंट साहिबा, आपके घर में इस कीड़े मुंह ने मुझ पर हाथ उठाया है जो आपके कानून की बेइज्जती है। प्लीज इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब सबकी नजरें सीधे सुमुकिंग पर टिक गई। सु लुओली की आंखों में भी एक कमीनी उम्मीद जागी कि जैसे ही उसकी माँ मुझे सजा देगी, यह शादी का ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर सुमुकिंग बड़े नखरे से वापस अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गई। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यंग मास्टर ली, तुम बच्चों के इस आपसी झगड़े में टांग अड़ाने का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर तुम दोनों को ज्यादा ही चुल मची है तो पीछे हमारे मेंशन का प्रैक्टिस ग्राउंड है, वहां जाकर एक दूसरे का सिर फोड़ लो। ली शुआन श्याओ का चेहरा पहले तो ठिठका, पर फिर उसने सोचा कि मैं तो साला एक बिना पावर का कचरा हूं, मैदान में तो वो मुझे आटे की तरह गूंद देगा। उसने तुरंत एक कमीनी हंसी के साथ मेरी तरफ घूरा।
अगर तुझ में दम है तो चल पीछे ग्राउंड में, आज तेरी बोन मैरो ढीली करता हूं। साले की बकवास अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने फुर्ती से अपना घुटना उठाया और दे मारा सीधे ली श्वानश्याओ के पेट के निचले हिस्से पर। साला संभल भी नहीं पाया और उसके मुंह से पित्त और खट्टा पानी बाहर आ गया। उसके दोनों तगड़े बॉडीगार्ड्स गुस्से में चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपटे, पर मैंने बिजली की रफ्तार से दोनों के सिर पकड़े और आपस में नारियल की तरह भिड़ा दिए। मेरे इस भयंकर बाहुबली पावर के सामने वे दोनों मिड गोल्डन कोर वाले सूरमा पलक झपकते ही ढेर हो गए। मैंने बड़े स्वैग से मेन सीट पर बैठी सू मुकिंग की तरफ देखा। वो गुस्सा होने के बजाय बड़े मजे ले लेकर पॉपकॉर्न स्टाइल में यह फाइट देख रही थी। मैंने सोचा, बेटा जब मजा आ ही रहा है तो थोड़ा और तगड़ा डोज देता हूँ। मैंने ली श्वानश्याओ को संभलने का एक मौका भी नहीं दिया और झटके से उसकी कॉलर पकड़ी और सबकी फटी आंखों के सामने दनादन 3 जोरदार झापड़ उसके मुंह पर मारे। उसकी नाक से खून का फव्वारा छूट पड़ा और आखिरी लात मारकर मैंने उसे जमीन पर सुला दिया। ली श्वानश्याओ अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर सुलगती आंखों से चिल्लाया, मुंह के बच्चे, मेरा बाप मिनिस्ट्री का बड़ा साहब है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे छुएगा? देख मैं तेरे पूरे जेन बे मार्किस मेंशन को मिट्टी में मिला दूंगी। यह सुनते ही मैंने एक और उल्टे हाथ का झापड़ उसके मुंह पर दे मारा। साले की बची कुची धमकी उसके पेट के अंदर ही वापस चली गई। ली श्वानश्याओ अब पूरी तरह बौखला गया और उसने अचानक अपने शरीर के अंदर छिपे लाल रंग के वाइटल एसेंस को एक्टिवेट किया। उसकी आस्तीन से एक चमचमाती लाल फ्लाइंग स्वॉर्ड बिजली की तरह सीधे मेरी दोनों भौहों के बीच वार करने के लिए निकली, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने बस अपने नंगे हाथ की एक हथेली से उस 3rd ग्रेड की स्पिरिट स्वॉर्ड पर थप्पड़ मार दिया। तलवार दर्द से चीखती हुई सीधे जमीन में जा धंसी। तलवार थरथरा रही थी और यह देख सु लुओली और बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी तक उन गधों को मेरे शरीर से कोई भी वाइटल एसेंस या कल्टीवेशन की पावर महसूस नहीं हुई थी। अबे ली श्वानश्याओ को जो बोलना है बोलने दो, पर एक गोल्डन कोर स्टेज की फ्लाइंग स्वॉर्ड को मैंने सीधे अपने हाथ से थप्पड़ मारकर उड़ा दिया था। रही बात मेरी इस भयंकर फिजिकल पावर की, तो उन बेवकूफों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दानवों को छोड़कर किसी आम इंसान के पास ऐसी खतरनाक बॉडी होना नामुमकिन था। सू लुओली और उसके भाई बहनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे मुझे घूरते हुए सोचने लगे कि पक्का मेरे पास कोई ऐसा जादुई खजाना है जो मेरी असली पावर को छुपा कर रखता है। उन्हें लगा कि अब उनके कल्टीवेशन का मेरे सामने कोई मोल नहीं बचा। ली श्वानश्याओ का चेहरा तो पूरी तरह फक पड़ चुका था। उसकी वो स्कारलेट हेवन स्वॉर्ड एक असली 3rd ग्रेड मैजिक वेपन थी। साला एक मोर्टल के थप्पड़ से कैसे दूर जा गिरी। उसकी आवाज थरथराने लगी और वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, बेटा अब देख असली मैजिक किसे कहते हैं। मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और ली श्वानश्याओ के एकदम करीब पहुंचकर उसके पेट में एक दमदार घूंसा दे मारा। घूंसा पड़ते ही साले की आंखें उबलकर बाहर आने को हो गई। उसके शरीर का सारा वाइटल एसेंस पल भर में बिखर गया। साले दूसरों की मंगेतर पर डोरे डालता है? हाँ बे, मुझे नीचा दिखाने चला था? तू उस सू लुओली नाम के कचरे से शादी करना चाहता है ना? कर साले, पर तू मेरे सामने आकर भौंकने की हिम्मत कैसे किया? आज मैं तुझे बताऊंगा कि आखिर यह गुलाब इतना लाल क्यों होता है। मेरे एक के बाद एक पड़ते घूंसों ने ली श्वानश्याओ का भूत उतार दिया। ली श्वानश्याओ पूरी तरह से रोने लगा। वो बार बार अपनी पावर समेटकर अपनी शील्ड एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो थोड़ी सी एनर्जी जुटाता, मेरा एक नया मुक्का उसे तोड़ देता। कुछ 100 थप्पड़ और मुक्के खाने के बाद वो आखिरकार पूरी तरह टूट गया और रोते हुए बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। मैंने उसकी ठुड्डी को दबोचा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या नहीं करेगा बे? मैं लाइफ में कभी मिस सू की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अगली बार जब वो दिखेंगी तो मैं रास्ता बदल दूंगा। ली श्वानश्याओ के मुंह से यह शब्द निकलते ही सू लुओली का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। जिस ली श्वानश्याओ को वो अपना हीरो समझ रही थी, वो साला इतना बड़ा डरपोक और भीगी पिल्ली निकला। इससे पहले कि सू लुओली के दिमाग में कोई और बकवास थॉट आता, मैंने ली श्वानश्याओ को एक और कंटाप चढ़ दिया। वो बेचारा थप्पड़ खाकर पूरी तरह पागल होने की कगार पर था। वो चिल्लाया, अबे मैं बोल तो रहा हूँ कि सू लुओली के पास नहीं जाऊंगा, फिर क्यों मार रहा है भाई? मैंने एक शैतानी मुस्कान दी। क्यों मार रहा हूँ? क्योंकि तू नाटक कर रहा है साले। पूरे इंपीरियल सिटी को पता है कि तू और मिस सू एक दूसरे के लिए बने हैं, और अब तू बोल रहा है कि तू मैदान छोड़ रहा है।
क्या यह सुलवोली के साथ नाइंसाफी नहीं है? जैसे ही उसने मेरा हाथ फिर से उठते देखा, ली शुआन श्याओ डर से कांप उठा। वो तुरंत पलटा। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने तसल्ली से सिर हिलाया और अपना हाथ नीचे कर लिया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। सुलवोली का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यह सो कोल्ड आशिक इतना बड़ा डरपोक निकलागा। मामूली सी कुटाई में ही उसने घुटने टेक दिए। अगर यह इतनी आसानी से बदल सकता है, तो फिर सुलवोली की वैल्यू ही क्या रह गई? कोई भी उंगलियों पर नचाने वाली चीज। बाकी के चारों भाई बहन भी इस नजारे को देखकर सोच में डूब गए। मेरे शरीर से कोई एनर्जी नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को नंगे हाथों से धूल चटा दी थी। वे चारों शक भरी नजरों से मेन सीट पर बैठी अपनी मां सु मुकिंग को देखने लगे। उन्हें पक्का यकीन था कि उनकी मां ने ही छुपकर मेरी मदद की है, वरना मुझ जैसा मामूली इंसान एक गोल्डन कोर वाले को कैसे कूट सकता है? यह सोचकर उन चारों ने एक दूसरे को देखा और वे सब चुप रहे। वहीं हमारी मेन लीडर सु मुकिंग की आंखों में एक अलग ही लेवल का मजा तैर रहा था। अपनी बेटियों के दिमाग में चल रहे इस तमाशे को वो अच्छे से समझ रही थी, पर सिर्फ वो जानती थी कि उसने इस लड़ाई में अपनी उंगली तक नहीं हिलाई थी। मैंने जो किया वो पूरी तरह अपनी खुद की बाहुबली स्ट्रेंथ के दम पर किया था। रही बात इस पावर की, तो सु मुकिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी एनर्जी है। उसने धीरे से अपनी सीट के हैंडल को थपथपाया। वो मन ही मन सोचने लगी कि इस लौंडे के पास पक्का कोई गहरा सीक्रेट है, शायद इसीलिए इसका पेट सिस्टम मुझसे आकर जुड़ गया। मैंने नोटिस किया कि सु मुकिंग मुझे ऐसे घूर रही थी मानो वो अपनी नजरों से ही मेरे सारे कपड़े उतार देगी। साला, पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। मैंने एक शरीफों वाली मुस्कान दी। क्यों भाई ली, अब पतली गली से निकलना है या और प्रसाद चाहिए? यहाँ तुझे रोकने की किसकी औकात है? ली शुआन श्याओ सूजे हुए चेहरे और कटी हुई नाक के साथ रेंगते हुए अपने दोनों गार्ड्स के पास पहुंचा, इससे पहले कि वो अपने उन दोनों महंगे गार्ड्स को उठाकर वहां से भाग पाता, जिन पर उसके बाप ने अंधा पैसा बहाया था। मैं दोबारा उसके सामने आ खड़ा हुआ। ओए हेलो, मैंने सिर्फ तुझे जाने को बोला था, इन दोनों चमचों को नहीं। इतना बोलते ही मैंने अपनी लात तेजी से उठाई और दे दनादन दो जोरदार धमाकों के साथ मैंने जमीन पर बेहोश पड़े उन दोनों गार्ड्स के सिर कुचल दिए। खून का फव्वारा छूटा और पूरे कमरे में ताजे खून की महक फैल गई। मेरी आंखें अब एकदम कातिलाना हो चुकी थी। मैंने उस डरे हुए पीले पड़ चुके ली शुआन श्याओ की तरफ थूका। वो साला डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके घुटने जवाब दे गए और वो रेंगते घिसटते हुए हॉल से 9-2-11 हो गया। मैंने फर्श पर अपने जूतों के तलवों पर लगा खून रगड़कर साफ किया। फिर मैंने सिर उठाकर सु मुकिंग की तरफ देखा। आखिर मैंने उसके मेंशन में ली फैमिली के 2 खास बंदों को निपटाया था। साला पता नहीं ये औरत अब क्या नया बखेड़ा खड़ा करेगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी और बिना इमोशन वाली मैकेनिकल आवाज गूंजी। टिंग, होस्ट ने पहली बार गोल्डन कोर स्टेज के टारगेट को मार गिराया है। आपका एट्रीब्यूट, एंकरिंग और रेल्म बेंचमार्किंग सक्सेसफुल रहा। आपका स्टेटस पैनल अपग्रेड हो चुका है। मेरी नजरें तुरंत उस स्क्रीन पर गईं। भाई मुंह की बची हुई लाइफ 871 साल थी, जिसे मैं 200 पॉइंट की फिजिक में बदल सकता था। मेरा इनबिल्ट टैलेंट हर दिन ऑटोमेटिकली खुद को अपग्रेड करता रहता है। हर दिन 1 पॉइंट फिजिक। अभी तक कोई नया टैलेंट एक्टिवेट नहीं हुआ था। मेरी फिजिक 6699 थी, जो सीधे मुकाबला कर सकती थी एक कड़क नेशेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर से। अगर ये 8000 पॉइंट पर पहुंच गई तो मैं सोल स्टेज के पीक पर होऊंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी अपने हाथों से किसी बड़े कल्टीवेटर की बलि नहीं चढ़ाई थी। इसलिए मुझे अपनी असली औकात का सही अंदाजा नहीं था। इस नए कॉम्बैट बेंचमार्क को देखकर लगा कि इतने सालों से जो मैं छुपकर अपनी पावर बढ़ा रहा था, वो फैसला एकदम टकाटक था। भले ही ग्रेट जो एम्पायर में नेशेंट सोल वाले उंगलियों पर गिनने लायक हैं, पर फिर भी कम नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी इस पावर के दम पर पूरे एम्पायर में नंबर 1 का सूरमा बन चुका हूँ। बस एक ही लोचा है, कल्टीवेटर्स के पास जादू टोने और अजीब ट्रिक्स बहुत होती हैं, और मैं सिर्फ अपनी इस बाहुबली फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे हूँ, जो कभी कभी भारी पड़ सकता है। जब बाकी सबने जमीन पर बिखरा वो खून देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अभी भी इसी वहम में थे कि उनकी माँ ने ही छुप छुप कर यह जादू चलाया है। वे सोचने लगे कि क्या उनकी माँ अबली खानदान को पूरी तरह बर्बाद करने वाली है, जबकि वो खानदान तो हमेशा से सुकामना के लिए फैमिली के तलवे चाटता आया था।
उनकी माँ के पास ली खानदान पर हाथ उठाने की कोई ठोस वजह नहीं थी। इसी बीच सुमुकिंग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और कुछ ही पलों में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें मेरे खून से सने जूतों पर टिकी और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगी। माहौल में एक अजीब सा सस्पेंस और ठंडी हवा तैरने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा लाड था। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे पतिदेव, अगर इन 2 कीड़ों को मारना ही था तो मुझसे बोल देते। अरे अपने जूते गंदे करने की क्या जरूरत थी। सुमुकिंग ने अपना हाथ उठाया और आस्तीन से रुमाल निकालकर उसे धीरे से पोंछने लगी। मेरे गाल पर जो खून की बूंद लगी थी उसे साफ करते देख सु फैमिली के अडॉप्टेड बच्चे मन ही मन सन्न रह गए। पर उन्हें अपनी माँ का गेम समझ नहीं आ रहा था। वे सोचने लगे, साला ये मम्मी कोई नाटक कर रही है क्या। तभी सु मुकिंग के दिमाग में फिर से वो जानी पहचानी आवाज गूंजी जिसने उसे खुश कर दिया। डिंग, आपने अपने होने वाले पति को लाड लड़ाया और उन्हें पूरी तरह शांत कर दिया। उसके डैंटियन से एक जबरदस्त गर्म लहर फूटी और उसका शाही चोगा बिना हवा के ही लहराने लगा। ऑटोमेटिकली उसका मिड स्टेज कल्टीवेशन एक लेवल और ऊपर कूद गया। सो मुकिंग अब भी इस बात से खुश ही हो रही थी कि तभी सिस्टम का एक और अलर्ट दिमाग में फटा। सिस्टम ने बाउंड टारगेट के बर्ताव में बदलाव महसूस किया है। करंट फेवरेबिलिटी अभी -95 है। होस्ट अपनी कोशिशें जारी रखे। ये सुन, उसका शरीर एकदम सुन्न हो गया। साला ये लौंडा पत्थर का बना है क्या। सरेआम उसने मुझे कत्लेआम मचाने दिया। फिर भी उसका फेवरेबिलिटी स्कोर सिर्फ 4% बढ़ा। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, रीजेंट साहिबा, आप तो मेरी उम्मीदों से भी ऊपर निकली। मुझे लगा था कि आप मुझे धक्के मारकर सो मेंशन से बाहर फेंक देंगी, पर जब आप मुझसे शादी करने ही वाली हैं, तो आज ये घर का राज मुझे ही क्यों नहीं सौंप देती। मुझे अभी भी साला यकीन नहीं हो रहा था। ये औरत सो मुकिंग का इतना गजब का नाटक कैसे कर सकती है। पर वह धीरे से हंसी और उसने अपना हाथ सीधे मेरी छाती पर रख दिया। जब मेरे पतिदेव ही अपनी इस दासी को चाहते हैं, तो मैं तो आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। वहां खड़े लोगों की फटी सांसों के बीच उसने धीरे से मेरे कुर्ते के सामने के हिस्से को अपनी तरफ खींचे रखा। उसकी वह कोमल दिखने वाली उंगलियां साला किसी फौलाद जैसी मजबूत थी। मेरी इतनी तगड़ी फिजिकल बॉडी भी पल भर के लिए उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पाई। मैं अभी कुछ बोलने ही वाला था कि सुमुकिंग अचानक रुकी और उसने पलटकर पीछे देखा। उसकी वह मीठी शहद जैसी बातें पल भर में बर्फीले गुस्से में बदल गई और उसने कड़क कर सुलवोली का नाम लिया। सुलवोली डर के मारे थर-थर कांपने लगी। इस फर्श को एकदम चमकाकर साफ करो। अगर खून का एक कतरा भी बाकी बचा तो कल सुबह सीधे डेमन टॉवर के पहरे पर भेज दूंगी। यह सुनते ही सुलवोली का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उस टॉवर में साले आदमखोर राक्षस और गंदे दानव भरे पड़े थे। वहां की हवा में ही ऐसी सड़न और खून की बदबू थी कि कोई आम इंसान आधा घंटा भी वहां टिक नहीं पाए। वह बेचारी थर-थर कांपने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पर मैंने देखा कि सु मुकिंग ने पलटकर मेरी तरफ देखा और एक कातिलाना मुस्कान दी। वह स्माइल साली इतनी खूबसूरत और होश उड़ाने वाली थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। देखकर साफ लग रहा था कि वह मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। फिर सो मुकिंग अचानक आगे बढ़ी और उसने मेरी माँ लू झाहुआ के सामने झुककर प्रणाम किया। सासू माँ, आपकी यह बहू आपसे पहली बार मिल रही है। मेरी माँ का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें यह कोई अदब या सम्मान नहीं लग रहा था, बल्कि एक मीठी सी धमकी लग रही थी। मुझे लगा कि यह साली मेरी माँ लू झाहुआ को डरा रही है। मैंने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने मेरी कमजोरी ताड़ ली। मेरी इस कमजोरी को भांपते हुए उसने आगे बढ़कर मेरे फटे हुए कुर्ते की कॉलर को ठीक किया। उसने मेरी कॉलर के पास छिपे उस काले बेल्ट पर 3 बार थपथपाया, जहां मेरी मुंह फैमिली का सबसे बड़ा लाइफ सेविंग सीक्रेट यानी वह वॉनली टेलीपोर्टेशन एक्स छिपा हुआ था। उसने मानो इशारा किया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक बाहर 12 ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स आकर सीधे भाले की तरह तनकर खड़े हो गए, जो रीजेंट के हुक्म पर आए थे। पर उनका कमांडर झाओ पोजुन था, जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने खुद चुना था। यह हमारे जेनबेई मार्विस मेंशन की आखिरी बची हुई असली पावर थी। उन ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स ने जब मुझे और मेरी माँ लू झाओ हुआ को सही सलामत बाहर आते देखा, तो झाओ पोजुन के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। असल में अंदर से लगातार आ रही गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की पावरफुल एनर्जी की वजह से इन जंग के सूरमाओं के होश उड़े हुए थे। यह देखकर मैं बेबसी से मुस्कुराया और बोला, अबे कितनी बार बोला है, मैंने अभी तक वह टाइटल लिया नहीं है, फिर भी मुझे प्रिंस बुलाते हो। सुनो, मैं अभी सू मेंशन में ही रुकूंगा। तुम लोग बाकी भाइयों को साथ लेकर पहले मेरी माँ को सही सलामत वापस मेंशन छोड़ाओ। झाओ पोजून ने मेरी बात सुनी
हालांकि वह मेरी सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान था, पर मेरी आंखों का इशारा समझकर उसने चुपचाप हुक्म माना। उसने सीरियस होकर अपने भाइयों को साथ लिया और मेरी माँ को लेकर सू मेंशन से सुरक्षित बाहर निकल गया। सू मुकिंग हल्की सी मुस्कुराई। चलो, अब तो हमारे पतिदेव को तसल्ली मिल गई ना। मेरा चेहरा थोड़ा बदला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू मुकिंग मेरे इस दांव को समझने के बाद भी मेरी माँ को इतनी आसानी से जाने देगी। पर अब उसका जो भी गेम हो, मेरी माँ तो यहाँ से सेफली निकल चुकी थी। उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। अब तो मुझे बस ये देखना था कि साला यह सू मेंशन सच में मुझे कैद करके रख सकता है क्या। मैंने भी एक कमीनी स्माइल दी और हाथ बढ़ाकर सीधे सू मुकिंग की कमर दबोच ली। वैसे डार्लिंग, क्या सच में तुम अपनी ये हसीन बॉडी अपने इस होने वाले पतिदेव को सौंपने का मन बना चुकी हो? उनकी पतली कमर की मुलायमी महसूस करके साला मेरा दिल भी थोड़ा डोल गया। हालांकि मुझे पता था कि सू मुकिंग के दिल में मर्दों को लेकर एक अजीब सी नफरत और दूरी थी। मेरे इस तरह अचानक बाहों में भरने पर उसने अपने अंदर की चिढ़ को दबाया। आखिर उसे सिस्टम का रिवॉर्ड जो चाहिए था। मेरे पतिदेव अभी काफी जवान हैं, उनकी बातें तो बड़ी कड़क हैं, पर देखना है कि इतना बोलकर सू मुकिंग ने शरारत से सीधे मेरे नीचे के हिस्से की तरफ देखा। हॉल में खड़े हुए पांचों गोद लिए बच्चे अपनी उस हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहने वाली माँ को सरेआम मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट करते देख एकदम शॉक में थे। इसी बीच बाहर से एक चमकती हुई रोशनी अंदर आई और मैंने हाथ बढ़ाकर उसे लपक लिया। यह झाओ पोजुन का भेजा हुआ मैसेज ताबीज था कि माँ सेफली पहुंच चुकी है। अब जाकर मैंने राहत की सांस ली। सू मुकिंग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे घूरा और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, लगता है पतिदेव को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। खैर, अब जब सासू माँ जा चुकी हैं, तो क्यों ना हम अपनी अधूरी बात को आगे बढ़ाएं। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। साला कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। मुझे लाइफ में किसी के इशारों पर नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह सुन, सू मुकिंग एक कदम पीछे हटी। वह किसी संस्कारी बहू की तरह धीरे से झुकी और एक लाचार मासूम लड़की का नाटक करते हुए उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। पतिदेव, आपकी यह दासी तो आपकी हर आज्ञा का पालन करेगी। सच कहूं तो भले ही उसका यह ड्रामा थोड़ा नकली था, पर देश की इतनी बड़ी दबंग रीजेंट को ऐसे घुटनों पर देख मेरे अंदर का मर्दानी ईगो साला 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा, अरे जानू, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। सू मुकिंग मुझे साथ लेकर पीछे के आंगन की तरफ बढ़ने लगी और मासूमियत से अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, तो फिर आपके कहने का क्या मतलब था स्वामी? साला, मुझे पहली बार लगा कि सू मुकिंग इस रूप में थोड़ी क्यूट लग रही है। सच है भाई, अगर लड़की खूबसूरत हो तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। और अनजाने में ही मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी जगह बनने लगी। ठीक उसी पल सू मुकिंग की बॉडी में फिर से एक जादुई गर्म लहर दौड़ी। सू मुकिंग की आंखें चमक उठी और उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। पर मैं उसे ऐसे खुश होते देख थोड़ा चिढ़ गया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और कड़क आवाज में पूछा, ये क्या बकवास है? हंस क्यों रही हो? ये तो आपको मैदान में ही पता चलेगा। यह बोलकर सू मुकिंग ने एक शर्मीली दुल्हन का नाटक किया। स्वामी, आपकी दासी आज पहली बार आपके साथ मुकाबला करेगी। सिर्फ मीठी बातों से ही साला उसे इतने तगड़े रिवॉर्ड मिल रहे थे। तो अगर वह सच में अपनी बॉडी मुझे सौंप देगी तो सिस्टम उसे आसमान पर ही पहुंचा देगा। क्या पता वह सीधे गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ही ब्रेक थ्रू कर जाए और पूरे ग्रेट जो एम्पायर की सबसे ताकतवर और गिनी चुनी कल्टिवेटर बन जाए। यह सोचते ही सू मुकिंग का दिल साला बुरी तरह धड़कने लगा और उसकी नीयत डोल गई। पर मुझे घंटा नहीं पता था कि वह मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रही है। साला, ये औरत तो मुझसे भी ज्यादा उतावली हो रही थी। क्या ये सच में मुझे एक जरिया समझकर अपनी पावर बढ़ाना चाहती है? बेटा, थोड़ा रुक जाओ। अभी आगे चलकर मैं तुम्हारी ऐसी हेकड़ी निकालूंगा कि तुम याद रखोगी। अगर मैंने आज तुम्हें मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी बदल देना। लिविंग रूम का वह सन्नाटा अब उन पांचों गोद लिए बच्चों के चेहरों पर साफ दिख रहा था जब हम पीछे के प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। मैदान में पहुंचकर सू मुकिंग, जिसे वे सू जिंगतांग भी कहते हैं, उसने मुझसे यानी लू टिंग से कहा, ये हमारे मेंशन का मेन प्रैक्टिस ग्राउंड है। यहाँ एक बेहद पावरफुल 5th ऑनर्डर का जादुई घेरा यानी फॉर्मेशन एक्टिवेटेड है। एक बार जब इसकी शील्ड और आइसोलेशन फॉर्मेशन ONN हो जाती है तो बाहर की दुनिया से सब कट जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा सूरमा कल्टीवेटर क्यों ना हो।
उसके जादू या हमलों का इस मेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि एक छोटा सा झटका भी बाहर महसूस नहीं होगा। अपना यह ज्ञान बांटने के बाद सुमुकिंग ने बड़े शक के साथ मेरी तरफ देखा। तो मेरे प्यारे पतिदेव, आपने अपनी इस दासी को यहाँ लाने के लिए क्यों कहा था? आप यहाँ आखिर क्या गुल खिलाने वाले हैं? मैंने यानी लू टिंग ने इस बड़े से मैदान को देखा और मेरे होठों पर एक कमीनी मुस्कान आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, वाह भाई, इस मैदान के तामझाम तो बड़े आलीशान और महंगे हैं। तुम्हें नहीं लगता क्या यह हमारे बीच एक तगड़ी और आर पार की लड़ाई के लिए एकदम परफेक्ट जगह नहीं है? ये सुन। मुकिंग की आंखों में थोड़ा सा शौक और एक अजीब सी चमक आ गई। वैसे साला, रास्ते भर उसे ऐसे अपनी उंगलियों पर नचाते हुए सिस्टम से रिवॉर्ड ऐंठने में बड़ा मजा आ रहा था। पर क्या सच में हमारी पहली मुलाकात इस धूल भरे प्रैक्टिस ग्राउंड में ही एक भयंकर जंग के रूप में होने वाली थी? मैंने उस ग्राउंड के एकदम सेंटर में जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस विशाल मैदान को देखकर मुझे यानी लू टिंग को मन ही मन मानना पड़ा कि साली सच में देश की दबंग रीजेंट है, जिसने एम्प्रेस के दुश्मनों और किंग झाओवू की सेना को अकेले धूल चटाई थी। यहाँ की एक एक इंच जमीन सोने के भाव थी और इंपीरियल कैपिटल में इस सुमेंशन का साइज सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। सिर्फ इनका यह अकेला ग्राउंड ही मेरे पूरे चेनबई मार्विस मेंशन के बराबर था। बाकी के महल की तो बात ही छोड़ दो। भले ही हमारे खानदान ने भी इतने सालों में खूब नाम और पैसा कमाया था और हमारी तिजोरियां भी भरी पड़ी थी, पर इस सुमेंशन के सामने साला हमारा रुतबा थोड़ा फीका लग रहा था। मेरे दिल में थोड़ी सी चिढ़ हुई, पर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। खुद को एकदम शांत और रिलैक्स रखते हुए मैंने मुकिंग की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। अरे ओ रीजेंट पैलेस की मालकिन, तुम फिर शुरू हो गई? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने जैसे ही उसे टोकने के अंदाज में देखा, वह बनावटी गुस्से के साथ बोली, अब आपकी यह दासी आपसे सच में नाराज हो जाएगी। मैंने अपना नाम और रुतबा सब आपके हवाले कर दिया है, फिर भी इतनी देर से तुम मुझे रीजेंट साहिबा कहकर बुला रहे हो, क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? अरे ये सुन मेरा, यानी लू टिंग का चेहरा थोड़ा सकपका गया। तो फिर साला तुम्हें किस नाम से पुकारूं? उसने तपाक से कहा। जाहिर है धर्मपत्नी या फिर जिंगतांग। मुकिंग ने पहली बार मेरे सामने ऐसा नखरेबाज और थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज दिखाया था, जो किसी मर्द के सामने उसने आज तक नहीं किया था। इसलिए वह थोड़ी अनाड़ी लग रही थी। पर मैं यानी लू टिंग उसकी इस झूठी शर्म को अच्छे से भांप रहा था। मैंने कहा, चलो चलो, ये नकली शर्माना बंद करो और फॉर्मेशन चालू करो। अगर मेरे पतिदेव सच में यही मुकाबला करना चाहते हैं तो यह बड़ा सा ग्राउंड और इसकी यह आइसोलेशन शील्ड हमारे बीच की इस भयंकर जंग के लिए एकदम टकाटक जगह है। अरे ओ मैडम, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम जैसे जवानों का खून बहुत गर्म होता है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम नेक्स्ट लेवल है। आज मैं अपनी वह पूरी ताकत तुम्हारे ऊपर ही आजमाने वाला हूं। इतना बोलते ही मैं यानी लू टिंग सीधे सुमुकिंग के चेहरे के एकदम करीब आ गया। हम दोनों की नाक आपस में लगभग टकराने वाली थी। सुमुकिंग को मेरे शरीर की वह कड़क गर्मी और मर्दाना सांसें साफ महसूस हो रही थी। उसने झेप कर अपना सिर थोड़ा दूसरी तरफ घुमाया और अपनी नजरें चुराते हुए बात को टाला। चलो, अब ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप जादू का यह घेरा ऑन करो। यह प्रैक्टिस ग्राउंड तो बस एक बहाना है। साला, आज इसी जमीन को अखाड़ा बनाकर मैं तुम्हारी सारी अकड़ ढीली करूंगा।